हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिलिंद कुमार गौतम और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हम पढ़ रहे हैं 15 ग्रुप 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से ही आपको पूरी इनऑर्गेनिक रीड करनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइए। रीड करने के, लर्न करने के कुछ स्पेशल इफेक्टिव तरीके मैं आपको बताऊंगा, उन तरीके को याद रख लीजिए। आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है क्योंकि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोरिंग होती है। एक्चुअल में ये बहुत ही मार्क्स गेनिंग होती है। कम टाइम में आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो लैब मेथड है वो होता है जब हम पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डालते हैं तो हमें यहाँ पर NaHSO4 और HNO3 मिल जाता है। हमें ये इनकी लिस्ट बना लेनी चाहिए। जैसे HNO3 की दो प्रिपरेशन है, एक लैब और एक इंडस्ट्रियल। तो इनकी आप अगर लिस्ट बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी और आपको उस लिस्ट में सिर्फ लिखना है कि किस मेथड से बनता है। तो रिएक्शंस जो हैं वो आपको लैंग्वेज के फॉर्म में अगर याद करोगे तो वो आसानी रहेगी। तो ध्यान रखिए, लैंग्वेज के फॉर्म में याद कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेथड जो कि है ओस्टवर्ल्ड मेथड। ओस्टवर्ल्ड मेथड में अमोनिया का ऑक्सीडेशन किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गॉज कैटलिस्ट, प्लेटिनम रोडियम कैटलिस्ट। दूसरा 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर, जिससे बनेगा NO का फर्दर ऑक्सीडेशन NO2 का हाइड्रोलिसिस HNO3। इस मेथड के लास्ट में आपको 68% HNO3 मिलता है और इस 68% को अगर और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करना है तो आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि H2SO4 ले सकते हैं और ये H2SO4 68 को 98% में कन्वर्ट कर देगा, यानी बाकी बचा हुआ जो H2O है वो बाहर निकाल देगा। ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में ये टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट दिए हुए हैं जो थोड़ा याद करने में मुश्किल है। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप सिर्फ रिएक्शन याद करें, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप दोबारा रिवाइज करें तो फिर कैटलिस्ट की कंडीशंस याद करें, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस याद करें, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से याद हो पाएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे बीच में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, क्लियर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है, इन दोनों में ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम आती है, ये ज़्यादा आती है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है। मीन्स यहाँ पर जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री का, ठीक है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है वो आपको समझा देता हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो NO बॉन्ड है, ये वाला देखिए, ये वाला N और ये O बॉन्ड, ये वाला N और ये O बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 121 पिकोमीटर। और जो NO मीन्स ये वाला जो बॉन्ड है उसकी है 140.6 पिकोमीटर। ऐसा क्यों होता है ये पूछा जाता है। देखिए उसका रीजन बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि ये O और इस N और इस O के बीच में, मतलब यहाँ से इसके बीच में क्या होती है, रेजोनेंस होती है। और जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। तो उस समय आप देखेंगे ये वाला नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का मतलब है बॉन्ड लेंथ रिड्यूस हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, जबकि ये वाला N और O के बीच में किसी भी तरीके की रेजोनेंस नहीं हो रही है। इसीलिए इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड रहेगा जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लियर हो गया कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस रीजन से आया है, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहां पर दो क्वेश्चन आते हैं, एक ओस्टवर्ल्ड प्रोसेस और दूसरा कौन सा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया होगा, तो ये मैं रफ कर रहा हूं, फिर आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ केमिकल बिहेवियर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। HNO3 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि
हम इसकी जो के वैल्यू होती है उससे हम पता कर सकते हैं। के वैल्यू इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, इसीलिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब ये तो सबको पता है। दूसरी चीज़ देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3, दूसरा होता है नेचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल, जिससे HNO3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रहा है, और तीसरा ऑफ कोर्स टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मींस डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, उस चीज पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी आपने कौन सा मेटल लिया है, नॉन मेटल लिया है जिसको आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, और ऑफ कोर्स टेम्परेचर। टेम्परेचर पर तो सभी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो HNO3 होता है वो कुछ नोबल मेटल्स मतलब Au और Pt, इनको ऑक्सीडाइज नहीं करता। ध्यान रखिएगा, Au और Pt के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, इनको ऑक्सीडाइज नहीं करता। क्लियर हो गया? ओके। अब दूसरी चीज है, जैसे ये आपने लिया Cu प्लस डाइल्यूट HNO3, इसके साथ रिएक्शन करके CuNO3 ट्वाइस प्लस NO प्लस H2O। ठीक है, ओके, ये बना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहां बीच में एक जगह छोड़ते हैं, जिंक प्लस डाइल्यूट HNO3, और यहां पर ZnNO3 ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। ठीक है, यहां आप देख रहे हैं कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो जो भी सिमिलरिटी है वो ये है। ठीक है, क्योंकि दोनों केस में नाइट्रेट बन रहा है। यहां पर डिफरेंस क्या है, देखिए, इस केस में ये NO2 बना और इस केस में ये N2O बना, और ये ध्यान रखिएगा डाइल्यूट HNO3 के साथ ही होता है। जब डाइल्यूट HNO3 Cu के साथ रिएक्शन करेगा NO बनेगा, जिंक के साथ रिएक्शन करेगा N2O बनेगा, और यही दो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, ये जगह छोड़ी थी मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, जब ये होगा कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ZnNO3 ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं कि जब हम कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं तो सेम चीज है, नाइट्रेट बन रहा है, NO2 बन रहा है और H2O बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई? ये दो रिएक्शन कौन कौन सी हैं? ये डाइल्यूट कंडीशन वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NO और N2O में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे और भी रिएक्शन, जैसे कि देख लीजिए, यहां पर तो हमने किसको किया, मेटल को ऑक्सीडाइज किया है। अब ले लेते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे कि I2, इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करता है ये HiO3, साथ में साइड प्रोडक्ट ये मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो ये होगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि रिएक्शंस को कैसे आप याद करें। और P4 के साथ क्या बनेगा, H3PO4, S8 के साथ क्या बनेगा, H2SO4, कार्बन के साथ क्या बनेगा, CO2। देख रहे हैं, जो यहां पर HNO3 लिया वो यहां पर और यहां पर भी लेंगे। NO2 H2O एज इट इज सभी में आएगा। अब आपको सिर्फ याद क्या रखना है लैंग्वेज फॉर्म में कि I2 आयोडिक एसिड बनाता है, P4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनाता है, S8 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और कार्बन CO2 बनाता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि CO2 नहीं बनेगा, H2CO3 बनेगा, क्योंकि बाकी सभी में एसिड बन रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कार्बन से
CO2 बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। अब इसमें दो मेटल होती हैं जो रिएक्शन नहीं करती हैं HNO3 के साथ में, या फिर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो क्या होता है कि वो मेटल स्टार्टिंग में रिएक्शन करती हैं लेकिन पूरी तरीके से रिएक्शन नहीं करती। ये मैं कह क्या रहा हूं और समझाना क्या चाहता हूं वो आपको बताता हूं। ये मैं रब कर रहा हूं, आपने लिख लिया क्या होगा। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत आसान बातें हैं। जैसे Al और Cr, Al HNO3 के साथ स्टार्टिंग में रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, Al2O3। ठीक है, हम इसी को लेकर समझ लेते हैं। अब आप सोचिए कि Al का ये एक टुकड़ा है, टुकड़ा मतलब एक छोटा सा पार्टिकल है या फिर आप मान लीजिए लंप है, टुकड़ा है। अब वो HNO3 में मैंने डाल दिया। ठीक है, अब HNO3 क्या करेगा, शुरुआत में Al के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, इसी का ऑक्साइड Al2O3। और ये Al2O3 उस बाकी बचे हुए Al की सरफेस पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि उस लंप ऑफ एल्युमिनियम के पार्टिकल को, एल्युमिनियम के टुकड़े को जो Al2O3 है, जो Al का ही ऑक्साइड है, वो चारों तरफ से कवर कर लेगा। दैट इज कॉल्ड पैसिव फिल्म फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ Al। ठीक है, ये है पैसिव फिल्म फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम। इससे ये पता चलता है कि HNO3 कंप्लीटली Al और Cr जैसे मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। उसका रीजन है कि Al के ऑक्साइड को ऊपर से कवरिंग हो जाती है, क्रोमियम के ऑक्साइड की ऊपर से कवरिंग हो जाती है, इसीलिए नहीं होती। अब एक लास्ट टॉपिक, ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये आपने लैब में किया होगा, ब्राउन रिंग टेस्ट जरूर किया होगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन इस साल थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है कि प्रैक्टिकल आप लोगों के नहीं हो पाए। अब देखिए ब्राउन रिंग टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। प्रैक्टिकल में कोई ना कोई टेस्ट जो है वो आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए यूज होगा। तो क्या करते हैं, हम HNO3 सॉल्यूशन लेंगे, उसमें फेरस सल्फेट यानी FeSO4 डाल देते हैं और साथ में कॉन्संट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं। तो क्या बनेगा, देखिए ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब खुद रिड्यूस होगा किसमें, NO में। ये चीज ऑक्सीडाइज होगी क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, क्या बनाएगा, Fe3+, और H+ किस में कन्वर्ट होगा, H2O में। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, ये NO, Fe3+ और H2O। अब क्या होगा, Fe इस H2O के साथ में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, 6,2+। ठीक है, ओके, यही बन गया H2O 6,2+। अब जो NO है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, Fe+ H2O5 NO+, ऐसा कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, यहां पर Fe+ इस तरीके से लिखा नहीं जाता, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ गलती करते हैं और सोचते हैं कि इसमें जो NO होता है वो NO के फॉर्म में होगा, मतलब NO+ नहीं होगा। इसीलिए जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है वो 2+ हो जाती है, लेकिन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +1 होती है। इसीलिए मैंने साफ साफ Fe+ लिखा है और NO+ लिखा है। NO+ मतलब नाइट्रोसोनियम। ठीक है, आयन। अब देखिए इसका नाम क्या है, और यही है ब्राउन रिंग। ध्यान रखिएगा, यही है ब्राउन रिंग जो आपको टेस्ट करने के दौरान टेस्ट ट्यूब के लिक्विड सरफेस के ऊपर दिखाई देगी, और इसी से
क्लियर हो जाएगा कि जो भी आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है उसमें NO3 माइनस आयन है। इसका नाम क्या होगा? पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 1। ठीक है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसिनियम आयरन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी। तो ये था HNO3 का पूरा डिस्क्रिप्शन। मैंने HNO3 के बाद के कुछ लेसन्स भी आपको दे दिए हैं, उनको भी आप अच्छे से पढ़िए और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर सकें। सपोर्ट मी, जिससे हम और अच्छे वीडियो आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।